अब हम आते सेक्शन नंबर 35 के ऊपर, जो कि बात करता है इलेक्शन के बारे में। थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो 4-5 चीज़ें हमको इसमें समझनी है। अब पहला हम समझते हैं बेसिक मतलब होता क्या है इसका। अब एक पर्सन है, ये इनके पास कुछ पैसे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये बी के पास जाते हैं एंड बी क्या करते हैं, 5 लाख रुपीज ए को दे देते हैं एंड वो ए को बोलते हैं कि इन 5 लाख रुपए के आप मेरे को प्रॉपर्टी दिलवा दो। सपोज सी की प्रॉपर्टी जो है वो बी को चाहिए एंड बी बोलते हैं टू ए कि 5 लाख रुपीज लो और वो सी की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवा दो। ए क्या करता है, अब वो जाता है सी के पास एंड 5 लाख रुपए सी को वो दे देता है। अभी प्रॉपर्टी सी ने बी के नाम पे नहीं करी है, ओके, बट स्टिल ए ने 5 लाख रुपए सी को दे दिए। अब यहाँ पे सी को इलेक्ट करना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर्टी बेचनी है या फिर नहीं बेचनी है। अगर उसको प्रॉपर्टी, अगर वो एग्री करता है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो ये 5 लाख रुपए उसके हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बोलता है कि मेरे को प्रॉपर्टी अपनी नहीं बेचनी है, इन दैट केस जो ये 5 लाख रुपए हैं ये उसको वापस करने पड़ेंगे टू ए, ओके। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि 5 लाख रुपए रख भी ले और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर ना करे। तो यही इसका फर्स्ट पैरा बोलता है, इसको हम रीड करते हैं। वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property। हमारे केस में कौन ओनर था, सी। such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it। तो सी को या तो 5 लाख रुपए लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी या फिर वो ट्रांसफर करने से मना भी कर सकता है, लेकिन इन दैट केस ही विल हैव टू रिटर्न 5 लाख रुपीज, ओके। एंड इन द लेटर केस ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्ट। तो जो बेनिफिट मिला है सी को 5 लाख रुपए का, उसको वापस करना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है तो। एंड द बेनिफिट सो रिलिंक्विश्ड शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर और इज रिप्रेजेंटेटिव एज इट हैड नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो पैसा है ये वापस जाएगा ए के पास। इन दिस केस ए क्या करेगा इन 5 लाख रुपए का, अब ये डिपेंड करता है। अगर ए ने कुछ पैसा लिया था बी से प्रॉपर्टी को उसके नाम पे करवाने के लिए, सपोज ए इज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो ए ने कुछ पैसा लिया था बी से प्रॉपर्टी को बी के नाम पे कराने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो पाई है। तो इन दिस केस ए जो है अपने सर्विसेज के पैसे तो फिर भी लेगा, उसने कम से कम ट्राई तो किया सी की प्रॉपर्टी को बिकवाने का इन बीज ने। तो जो सर्विसेज हैं वो पैसा काट के बाकी का सारा पैसा वो बी को वापस करेगा। सपोज 5 लाख रुपीज में से 50,000 रुपए 50,000 रुपए ए की सर्विसेज के थे, तो ये पैसा काट के बाकी के 4.5 लैक्स ए बी को वापस कर देगा। लेकिन अगर ए जो है वो बी का दोस्त था एंड उसने कोई पैसा लेने का बात नहीं करी थी बी से, इन दिस केस जो पूरे 5 लाख रुपीज हैं, पूरे 5 लाख रुपीज हैं वो ए बी को ट्रांसफर कर देगा। तो यही इसका सब्जेक्ट नेवरदलेस वाला पार्ट बोलता है, इसको हम रीड करते हैं। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेचुइटस एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन died or otherwise become incapable of making a fresh transfer, and in all cases where the transfer is for consideration to the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property transferred to attempted to be transferred to him। यानी कि ये सिंपल भाषा में क्या बोल रहा है कि ए जो है उसको, अगर उसने बी से कोई भी पैसे लेने का नहीं बोला था, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे 5 लाख रुपए उसको बी को वापस करने पड़ेंगे, बिकॉज बी इज द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। बी ने पैसे दे दिए लेकिन उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही है। तब ए क्या करेगा, सारे के सारे पैसे जो हैं जो बी ने ए को दिए थे वो सारे पैसे 5 लाख रुपए बी को वापस कर देगा। बट अगर ए की डेथ हो जाती है, इन दैट केस ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सपोज एक बच्चा है ई, तो ई को सारे 5 लाख रुपए, होल अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज बी को वापस करने पड़ेंगे, ओके, बिकॉज बी इज द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर, ओके। तो यही चीज हमको बोली गई है इन द फर्स्ट पैरा ऑफ सेक्शन 35। अब इसके एक्सेप्शंस पे हम आते हैं। इसका
एक्सेप्शन जो है वो सिंपल सी बातें बोलता है, इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ओके, ए के पास, ए इज अ प्रॉपर्टी डीलर, इनके पास खुद के पैसे भी नहीं ना, खुद की प्रॉपर्टी है। ये बी से पैसे लेते 5 लाख रुपए, बिकॉज बी वॉन्ट्स टू परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ डी, ओके। तो वो ए को बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे को दिलवाओ। अब ए क्या करता है, जो 5 लाख रुपए है वो सी को दे देता है। सी जो है वो डी का ब्रदर है, तो ए गलती करता है, वो डी को पैसा नहीं देता, लेकिन सी को पैसा जाके दे देता है, और सी को बोलता है कि आप एक काम करो, अपने भाई की प्रॉपर्टी जो है बी के नाम पे करवा दो। इन दिस केस क्या सेक्शन 35 का बेनिफिट मिलेगा ए को? यहाँ पे इफ डी पैसे तो रख लेता है लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, इन दिस केस जो 5 लाख रुपए हैं जो ए ने सी को दिए थे वो वापस नहीं मिलने वाले ए को, बिकॉज ए ने डी को कोई पैसा नहीं दिया था, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको पैसा नहीं दिया था, उसके भाई को दे दिया था। तो अब सेक्शन 35 का बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा, एंड ए को जो 5 लाख रुपए हैं वो वापस नहीं मिलने वाले हैं। अब हम इसमें एक और चीज समझते हैं। सपोज ए क्या करता है, वो बी से 5 लाख रुपीज लेता है, बिकॉज सी की प्रॉपर्टी बी को चाहिए थी, वही सेम सिनेरियो सारा, ओके। लेकिन होता क्या है कि ए जो है वो सी को 1.5 लाख रुपए वैसे ही ओ करता है, यानी सी से उसने लोन लिया था ए ने, तो 1.5 लाख रुपए उसको वैसे ही वापस करने हैं सी के। ए क्या करता है, पूरे का पूरा 6.5 लाख रुपए सी को देता है। इसमें से 5 लाख रुपीज वो इसलिए देता है ताकि वो बी की प्रॉपर्टी पी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दे सी, तो उसके लिए 5 लाख रुपीज प्लस 1.5 लाख रुपीज वो देता है लोन के लिए सी को। अब यहाँ पे अगर सी डिसाइड करता है कि उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तो कितना अमाउंट वापस करेगा वो ए को? यहाँ पे सी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस करेगा, 1.5 लाख रुपए वो वापस नहीं करेगा, बिकॉज वो तो लोन का अमाउंट है, उसका इस प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन से लेना देना ही नहीं है कुछ, ओके। तो इसलिए इन दिस केस ओनली 5 लाख रुपीज सी ए को वापस करेगा, ओके। अब इसमें एक और चीज बोली गई एक्सेप्शन में कि सेम सिनेरियो वही वाला ए बी वाला। अब सी क्या करता है, 5 लाख रुपए तो रख लेता है, 5 लाख रुपए तो वो रख लेता है, लेकिन 1 साल तक वो अपना डिसीजन बताता ही नहीं है ए को कि वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है या फिर नहीं बेचना चाहता। इस केस में ए क्या करेगा, वो सी को रिमाइंड कराएगा आफ्टर 1 ईयर। अगर स्टिल सी कोई जवाब नहीं देता और पैसा रख के बैठा हुआ है, इन दिस केस क्या होगा कि हम ये मान लेंगे कि सी ने इलेक्शन कर लिया है टू सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो हम मान लेंगे कि सी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है एंड उसने 5 लाख रुपए अपने पास रख लिए हैं, ओके। अब इसके हम एक और एक्सेप्शन को समझते हैं। सपोज वही बी बोलता है को कि मैं अपने माइन की एक्सप्लोटेशन के राइट्स सी को देना चाहता हूँ एंड उसके बदले मेरे को सी की प्रॉपर्टी चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या करता है, वो जाता है सी के पास एंड उसको वो बोलता है कि आप बी की माइन एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट उसके बदले आपको बी को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी अपनी। अब सी क्या करता है, वो 2 साल तक बी की माइन का एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसमें से वो रिसोर्सेज निकालता रहता है, लेकिन अभी तक उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है बी को। इन दिस केस जब 2 साल खत्म हो जाएंगे और स्टिल वो एक्सप्लॉइट करी जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि सी हैज एग्रीड टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू बी, उसने जिसका इलेक्शन कर लिया, हम ये मान लेंगे, ओके। लेकिन अगर सी ने सपोज 6 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी माइन खाली कर दी है, पूरा का पूरा एक्सप्लॉइटेशन उसने कर दिया 6 मंथ के अंदर अंदर ही, तो हम ये मान लेंगे कि अब सी ने इलेक्शन को मान लिया है, सी ने इलेक्शन को सी ने ये चीज सिलेक्ट कर ली है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ओके। तो यहाँ तो आपने 2 साल तक करी जा रहे एक्सप्लॉइट, लेकिन आपने उससे पहले ही सारे का सारा एक्सप्लॉइट कर लिया है, तो आपको प्रॉपर्टी अब वापस प्रॉपर्टी जो अपनी बेचनी पड़ेगी बी को, ओके। तो यही चीज के बारे में हमको सेक्शन नंबर 35 बोलता है। यही चीज आपको इसमें याद रखनी है बस फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू।
अब हम आ जाए सेक्शन नंबर 36 के ऊपर। इसमें क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज द लैंडलॉर्ड एंड बी इज द टेनेंट। ओके, अब हर महीने की फर्स्ट को बी जो है वो रेंट देता है ए को, एवरी मंथ की फर्स्ट को। अब क्या होता है 15th ऑफ जून को ए इस प्रॉपर्टी को बेच देता है सी को। ओके, तो अब रेंट किस हिसाब से कैलकुलेट होगा? यहाँ पे बी जो है वो आधा रेंट ए को देगा 15 तक का, एंड आधा रेंट वो सी को देगा। तो ये अपोर्शनमेंट हो जाएगी। इसी के बारे में सेक्शन 36 बोलता है कि अगर बीच में प्रॉपर्टी का कुछ बिक जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जो ओनर्स हैं उनको आधा आधा, हमारे एग्जाम्पल में आधा आधा रेंट मिलेगा। अगर यही सपोज 10th जून को प्रॉपर्टी बिकती, यहाँ पे बी को शुरू के 10 दिन के पैसे ए को देने पड़ते, एंड 11 जून से लेकर 30 जून के पैसे उसको सी को देने पड़ते। तो इस हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है ये होती। अब हमारे सेक्शन नंबर 37 के ऊपर, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए क्या करता है, उसने डी को एक प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, एंड उसका रेंट क्या है? सपोज उसका रेंट है 1000 रुपये या 10,000 रुपये एक साल का। हर साल बी ए को 10,000 रुपये देता है। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है ए ने बी एंड सी को बेच दी है, एंड 50-50% राइट है बी और सी का। 50% प्रॉपर्टी बी की है, 50% प्रॉपर्टी सी की है। अब ये जो लीज का पैसा आएगा डी की तरफ से साल के एंड में, ये किस हिसाब से बांटा जाएगा? ये उसी हिसाब से बांटा जाएगा जिस हिसाब से प्रॉपर्टी में ओनरशिप राइट्स हैं। इस केस में 50% बी की प्रॉपर्टी है, 50% सी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये बी को जाएंगे एंड 5,000 रुपये सी को जाएंगे। अब ये चीज़ तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें एक और चीज़ बोली गई है। सपोज ये एग्रीमेंट था ए और डी के बीच में कि साल के एंड में 10,000 रुपीज़ तो देगा ही डी, लेकिन उसके अलावा एक काउ भी देगा डी ए को एवरी ईयर। इन दिस केस जब प्रॉपर्टी बी और सी को बिक जाती है, तो 10,000 रुपये का तो हम आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन काउ को हम कैसे आधा आधा करेंगे? हो ही नहीं सकता ये, दिस इज इम्पॉसिबल। तो इन दिस केस क्या होगा कि जो काउ है ये उस हिसाब से देगा डी बी और सी को जिस हिसाब से बी एंड सी विल एग्री अपॉन। सपोज बी एंड सी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो काउ है ये सी को पूरी दे देता है, तो इस केस में डी उसी हिसाब से काउ सी को वापस सी को दे देगा। ओके, तो यही चीज़ के बारे में हमको सेक्शन 37 बोलता है कि अगर कोई ऐसी आइटम है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, तो हम एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के हिसाब से चलेंगे। एंड अगर बी एंड सी एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ एक काउ सी को मिल जाती है या फिर एक काउ बी को मिल जाती है, तो उसी हिसाब से डी काउ उनको दे देगा। ओके, तो यही चीज़ के बारे में सेक्शन 37 बात करता है। ओके,